नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी कायर का भाग वन लेके आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ कहानी कायर का भाग वन। लड़के का नाम था केशव और युवती का नाम था प्रेमा। दोनों एक ही कॉलेज में एक ही क्लास के विद्यार्थी थे। केशव नए विचारों का लड़का था, जाति पाति के बंधनों का विरोधी। प्रेमा पुराने संस्कारों की कायल थी। पुरानी मर्यादाओं और प्रथाओं में उसका पूरा यकीन था, लेकिन फिर भी दोनों में गाढ़ा प्रेम हो गया। इसी वजह से सारे कॉलेज में उनकी बातें मशहूर हो गई। केशव ब्राह्मण होकर भी वैश्य कन्या से प्रेम विवाह करके अपना जीवन सार्थक करना चाहता था। उसे अपने माता पिता की परवाह न थी। कुल मर्यादा का ख्याल भी उसे एक स्वांग सा लगता था। उसके लिए सत्य कोई वस्तु थी तो वह केवल प्रेमा थी, मगर प्रेमा के लिए माता और पिता कुल परिवार के आदेश के विरुद्ध एक कदम में बढ़ाना असंभव था। संध्या का समय था। विक्टोरिया पार्क के एक निर्जन स्थान में दोनों आमने सामने हरियाली पर बैठे हुए थे। सैर करने वाले एक एक करके विदा हो गए, मगर ये दोनों अभी तक वहीं बैठे हुए थे। उनमें एक ऐसा प्रसंग छिड़ गया था जो कि किसी प्रकार से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। केशव ने झुठला कर कहा, इसका अर्थ तो यह है ना कि तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं। प्रेमा ने उसको शांत करने की कोशिश करके कहा, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो केशव, लेकिन मैं इस बात को अपने माता पिता के समक्ष कैसे छेड़ूं, यह मेरी समझ में नहीं आता। वे लोग पुरानी रूढ़ियों के भक्त हैं। मेरी तरफ से कोई ऐसी बात सुनकर मन में जो जो शंकाएं होंगी ना, तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। केशव ने उग्र भाव से पूछा, तो तुम भी उन्हीं पुरानी रूढ़ियों की दासी हो क्या? प्रेमा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में मृदु स्नेह भरकर कहा, नहीं, मैं उनकी गुलाम नहीं हूँ, मगर माता पिता की इच्छा मेरे लिए इन सब चीज़ों से अधिक मान्य है। तुम्हारा कोई व्यक्तित्व नहीं है क्या? ऐसा ही समझ लो। मैं तो समझता था कि ढकोसली मूर्खों के लिए है, मगर अब मालूम हुआ कि तुम जैसी विदुषियाँ भी उसकी पूजा करती हैं। जब मैं तुम्हारे लिए संसार को छोड़ने को तैयार हूँ तो मैं तुमसे भी वही उम्मीद करता हूँ प्रेमा। प्रेमा ने मन में सोचा, मेरा अपनी देह पर क्या हक है? जिन माता पिता ने अपने रक्त से मेरी सृष्टि की है तथा अपनी स्नेह से मुझे पाला है, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने का उसे कोई हक नहीं। उसने दीनता के भाव के साथ केशव से कहा, क्या प्रेम लड़की और पुरुष के रूप में ही रह सकता है, मैत्री के रूप में नहीं रह सकता? मैं तो आत्मा का बंधन समझती हूँ प्रेम को। केशव ने कठोर भाव से कहा, इन दार्शनिक विचारों से तुम मुझे पागल कर दोगी प्रेमा। बस इतना ही समझ लो कि मैं निराश होकर जिंदा नहीं रह सकता। मैं प्रत्यक्षवादी हूँ तथा कल्पनाओं में संसार में प्रत्यक्ष का आनंद उठाना मेरे लिए असंभव है। यह कहकर उसने प्रेमा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने की चेष्टा की। प्रेमा ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और बोली, नहीं केशव, मैं कह चुकी हूँ ना कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तुम मुझसे वह वस्तु न मांगो जिसमें मेरा कोई अधिकार ही ना हो। केशव को यदि प्रेमा ने कठोर शब्द कहे होते तो उसे इतना दुख न होता। एक पल तक वह मन मारी बैठा रहा, फिर उठकर निराशा भरे स्वर में बोला, ठीक है प्रेमा, जैसी तुम्हारी मर्जी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ वहाँ से चला गया। प्रेमा अब भी वहीं बैठी आंसू बहाती रही। रात को भोजन करके प्रेमा जब अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी, उसकी आंखों में नींद न थी। केशव ने उसे ऐसी बात कह दी थी जो चंचल जल में पड़ने वाली छाया की भांति उसके दिल पर छाई हुई थी। प्रतिक्षण उसका रूप बदलता था। वह उसे स्थिर न कर सकती थी। माता से इस विषय में कुछ कही तो कैसी? शर्म मुंह बंद कर देती थी।
उसने सोचा, यदि केशव के साथ विवाह ना हुआ तो उस समय मेरा क्या कर्तव्य होगा। अगर केशव ने उस उदंडता का डाली तो मेरे लिए संसार में फिर क्या रह जाएगा। लेकिन मेरा बस ही क्या है। इन भांति भांति के विचारों में एक बात उसके मन में निश्चित हो ही गई थी, और वह यह थी कि केशव के अलावा वह किसी और से विवाह ना करेगी। उसकी माता ने पूछा, क्या तुझे अब तक नींद ना आई? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि थोड़ा घर का काम काज कर लिया कर, मगर तुझे किताबों से फुर्सत ही नहीं मिलती। 4 दिन में तू पराई घर चली जाएगी, कौन जाने कैसा घर मिले। यदि कुछ काम करने की आदत ना रही तो कैसे निर्वाह होगा। प्रेमा ने भूलेपन से कहा, माँ, मैं पराई घर जाऊंगी ही क्यों? माता ने मुस्कुराकर कहा, लड़कियां ऐसी ही होती हैं बेटा, और यही उनकी सबसे बड़ी विपत्ति है। माँ बाप के घर में बचपन से खेली कूदी, और जो ही सयानी होती हैं उनको दूसरे घर जाना ही होता है। यदि अच्छे प्राणी मिले तो जीवन आराम से कट जाता है, नहीं तो रो रो कर दिन काटने पड़ते हैं। सब कुछ भाग्य के अधीन रहता है। अपनी बिरादरी में तो मुझे कोई घर नहीं पाता, कहीं स्त्रियों का आदर नहीं होता, लेकिन करनी तो बिरादरी में ही पड़ेगी ना। न जाने यह जात पात का बंधन कब टूटेगा बेटा। प्रेमा डरते डरते बोली, कहीं कहीं तो बिरादरी के बाहर भी विवाह होने लगे हैं माँ। उसने कहने को कह दिया, मगर उसका हृदय काँप रहा था कि माता जी कुछ भाप ना जाए। माता ने विस्मय के साथ पूछा, क्या हिंदुओं में ऐसा होता है? फिर उसने अपने ही आप कुछ सवाल का जवाब भी दे दिया, और 2-4 जगह ऐसा हो भी गया तो उससे क्या होता है। प्रेमा ने उसका कुछ उत्तर ना दिया। भय हुआ कि माता कहीं उसका आशय ना समझ जाए। उसका भविष्य एक अंधेरी खाई की भांति उसके सामने मुंह खोले खड़ा था, मानो उसे निगल जाएगा। उसे न जाने कब नींद आ गई। अब आगे कहानी कौन सी नई मोड़ पर जाएगी, सुनेंगी कायर भाग 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।